Today we will read chapter 1, electric charges and field. All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. ड्राई वेदर सूखे मौसम के समय जब हम अपना स्वेटर या सिंथेटिक क्लोथ्स उतारते हैं तो एक क्रैकल साउंड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? और दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक अ पोलिस्टर साड़ी, और ये पोलिस्टर साड़ी के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम ज़रा समझते हैं। देखिए, विंटर के सीज़न में हम ज़्यादातर स्वेटर पहनते हैं। तो जब हम स्वेटर पहने होते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के साथ फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी में कुछ चार्जेस जमा हो जाते हैं, और जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उतारते वक्त स्वेटर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट पे टच होता है, जैसे कि हेयर, हमारे स्किन, हमारे हाथ। तो टच होने की वजह से स्वेटर में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था बाय फ्रिक्शन, तो वो चार्ज हमारे हेयर में या अलग अलग बॉडी पार्ट में पास होता है, और इसी पास होने के दौरान वो बाहर हवा के मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, और जिसकी वजह से उसमें चिंगारी, एक स्पार्क देखने को मिलता है लाइट के फॉर्म में। जब चार्जेज एयर के साथ टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो लाइट निकलेंगे, कुछ टकराएंगे तो कुछ हीट निकलेगा ही, तो वो ही हीट हमें स्पार्क में देखने को मिलता है, और एक क्रैकल साउंड भी सुनाई देती है। आगे चलते हैं। Have you ever tried to find any explanation for this phenomena? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग थंडरस्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है तब देखते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि फ्रिक्शन की वजह से एक बादल के दूसरे बादल के साथ फ्रिक्शन की वजह से, या एयर, बादल और हवा में फ्रिक्शन की वजह से बादल में कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो ज़्यादा हो जाने पे वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज इसी को कहता है, जैसे कि उस स्वेटर में एयर चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे और वो चार्जेस किसी दूसरे बॉडी में जा रहा था जब उतार रहे थे, तो उसी को डिस्चार्ज कहते हैं। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. जब हम अपने कार के दरवाजे को खोलते हैं तब भी हमें एक शॉक लगता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब कार पे बैठे होते हैं और चलती जब कार चल रही होती है तो बहुत हमारे बॉडी और कार के सीट के साथ बहुत ही फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब हम कार के दरवाजे को टच करते हैं, कार को खोलने के लिए टच करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो चार्ज थे उस कार में चले जाते हैं, जिस वजह से हमें शॉक लगता है। और एक और है, होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। बस में लगा हुआ आयरन बार को जब टच करते हैं तब भी एक शॉक लगता है, क्योंकि उसमें भी सेम सीट पे बैठे होते हैं और साइड में रॉड को टच करते हैं। तो सीट में जब बैठे हुए होते हैं उस दौरान बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और आयरन बार को टच करते हैं तो हमारे बॉडी से चार्ज होते हुए उस आयरन बार में जाता है, और इसी दौरान हमें शॉक लगता है। जब भी चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो करेगा तो हमें एक शॉक लगेगा। अगर चार्ज बॉडी में रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो पास हुआ, फ्लो करेगा, तब हमें शॉक लगेगा। द रीजन फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वी आर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। वही बोल रहा है कि ये जो शॉक लगने का जो एक्सपीरियंस है ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ उस समय इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा होता है, मतलब निकल रहा होता है चार्ज हमारे बॉडी से।
जो कि जमा हो गया था वेन कब जमा हो गया था, ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस के रबिंग से हमारे बॉडी में जमा हो गया था, वो पास ऑन होता है। यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि ये चीज़ें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जैसे कि दो वस्तु, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर कंडक्टर, इंसुलेटिंग खास करके कंडक्टर में तो चार्ज एक्यूमुलेट होते नहीं है, फैल जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन है, तो फैल जाएंगे। पर इंसुलेटिंग में जब दो इंसुलेटिंग मटेरियल को रब कराएंगे तो दोनों चार्ज हो जाते हैं, और वो चार्ज वहीं पे रखे रहते हैं, मतलब मूव नहीं करते। जहाँ पे रब कर रहे हो वहीं पे चार्ज जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, फ्लो नहीं करेगा। This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter. A statics means anything that does not move or charge or change with time. Statics means anything that doesn't move or change with time. Electrostatic deals with the study of force, field and potential arising from static charge. हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादातर पढ़ेंगे, मतलब हम लोग वह चार्ज की बात करेंगे जो चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट में रह कर क्या चार्ज अपनी क्या क्या कर सकता है। जैसे कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो कुछ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, कुछ उसका अपना फील्ड होगा, कुछ अपना उसका पोटेंशियल होगा, तो वही सब हम यहाँ पढ़ेंगे। Historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attract light object goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC। ये जो डिस्कवरी है, खोज है कि जब एम्बर को ऊनी कपड़े ऊल और सिल्क से रब करेंगे तो वो एम्बर छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को, हल्के हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये जाता है थेल्स ऑफ मिलेटस, जो ग्रीस के थे। मिलेटस एक जगह का नाम है जो ग्रीस में है, और ये डिस्कवरी थेल्स को जाता है। उन्होंने 600 BC के अराउंड इस चीज़ के बारे में पता लगाए थे। द नेम पहली बात, ये एम्बर क्या होता है? तो एम्बर एक ऑब्जेक्ट है जो टच करने से एक प्लास्टिक का फील देता है, बट ये प्लास्टिक नहीं है, ये रेजिन से बनता है। जो प्लांट्स में जो देखते होंगे एक लिक्विड टाइप का प्लांट से निकलता है, गम जैसा, वही होता है रेजिन, तो उसी से एम्बर बनाया जाता है। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मतलब होता है एम्बर। Many such pairs of material were known on rubbing could attract light object like a straw, pit balls and bits of paper। बहुत सारे ऐसे पेयर्स ऑफ मटेरियल हैं, मटेरियल्स का पेयर्स है, जोड़ा है, जो दोनों को रब करने पे, दोनों मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब करने पे वो दोनों मटेरियल हल्के हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, या पिट बॉल हो गया, या बिट्स ऑफ पेपर हो गया। स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ जैसे कि एक तो स्ट्रॉ पाइप आप समझते होंगे, नारियल पानी से पीते हैं, तो एक तो वो तो प्लास्टिक है। बट यहाँ पे स्ट्रॉ मतलब बोल रहा है कि जैसे कि सूखी घास, जो हरी भरी घास होती है, उसे कुछ दिन तक रखा जाता है तो सूख जाती है, तो जो हम लोग भूसा भी उसे कहते हैं, वो गाय को खिलाया जाता है, तो वो होता है स्ट्रॉ। तो वो हल्की हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पिट बॉल क्या होता है कि ये एल्युमिनियम फॉयल को गोल करके उसे बनाया जाता है, एक कंडक्टर होता है। एंड बिट्स ऑफ पेपर, और कुछ पेपर भी करते हैं ऐसा, मतलब पेपर को अट्रैक्ट करता है। You can perform the following activity at home to experience such an effect. Cut out long thin strips of white paper and lightly iron them.
कुछ थिन स्ट्रिप्स पेपर का पतले पतले इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स निकाल लीजिए और उसे आयरन करिए। टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर, यू विल सी दैट द स्ट्रिप्स गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। जब इस पेपर को आयरन करने के बाद टीवी स्क्रीन के पास में ले जाओगे तो उस स्क्रीन पे ये अट्रैक्शन दिखाएगा। ये पेपर उस स्क्रीन पे अट्रैक्टेड होगा। इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ वाइल, और ये वहाँ सटा भी रह सकता है। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloths are brought close to each other, they repel each other. फिगर 1.1a। ये फिगर 1.1a में दिखाया गया है कि दो ग्लास रॉड को दोनों को सिल्क के साथ रब करें और जब दोनों को नज़दीक लाएंगे तो एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। अब ये ऐसा क्यों करता है? तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में प्लस चार्ज छोटा छोटा बना हुआ है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। आगे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर पहले हम इस चीज़ को समझाते हैं, और जो नियम अभी हम बताएंगे उस नियम को समझे रखिएगा कि कहीं हम आगे चल के इस नियम को पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उस नियम को जो भी हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे दोनों ग्लास रॉड था, दोनों सेम मटेरियल था, दोनों को सेम मटेरियल से रब किया गया, दोनों को सिल्क से रब किया गया। अब सेम मटेरियल है, दोनों को सेम मटेरियल से रब किया गया तो दोनों में सेम चार्ज आया है। ठीक है, ये साइंटिस्ट सोचे उस समय कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो दोनों में सेम गुण आया होगा। उस समय तो चार्ज के बारे में जानते नहीं थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके वो लोग रखते गए, बाद में बताया गया कि चार्ज होता है। तो उस तरीके से हम बाद वाले के नज़रिए से हम समझा रहे हैं कि दोनों में चार्ज आ गया प्लस प्लस, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगा। The two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other. जो वूल था वो सिल्क या वूल जिससे हम रॉड को रब किए थे, तो जैसे कि एक वूल से इसे रब किए और दूसरे वूल से इसे रब किए, वो दोनों वूल को भी जब नज़दीक लाएं तो वो भी दोनों रिपल्सन शो किया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सिर्फ दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस होते हैं, एक माइनस होते हैं। तो जब ऊन को इससे रब किए तो इसमें प्लस आ गया। इसका मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो ऊनी कपड़े में चला गया, क्योंकि पॉजिटिव तो जाता नहीं कि ऊनी कपड़े से पॉजिटिव इसमें आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है या आ सकता है, उसी से प्लस माइनस होता है। तो इसमें प्लस कैसे आया होगा? तो इसमें जब ऊनी कपड़ा से जब इसे रब किए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के चले गए वूल में या सिल्क में कहें तो। अब सिल्क में क्या चले गए? निगेटिव, तो सिल्क हो गया निगेटिव। सिमिलरली यहाँ इसे भी ग्लासी से रब किए और यहाँ पे भी सेम कपड़ा है, सिल्क ही है। तो सिल्क में इस सिल्क में भी निगेटिव और इसके पास जो कपड़ा था उसमें भी निगेटिव। तो निगेटिव जब नज़दीक लाएँ तो रिपल्सन शो किया। और हम लोग जानते हैं क्लास 9 में पढ़े थे कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर। तो यही से चीज़ें समझ में आई कि सेम रिपेल करती है और अपोजिट अट्रैक्ट करती है। However, the glass rod and wool attracted each other. लेकिन ग्लास रॉड और वूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब जैसे कि पहले क्या हुआ, ये रॉड है और इसे वूल के साथ रब किया गया, और ये दूसरा ग्लास रॉड है और इसे भी वूल के साथ रब किया गया। ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, इन दोनों को रब किया गया। और हर मटेरियल में एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव, मतलब एक दो तरह के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, निगेटिव और पॉजिटिव। तो
जब इसे इसके साथ रब किया गया, इसमें जितने भी चार्ज होंगे अभी बिना रब करने से पहले जितने भी इसमें चार्ज होंगे नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे। तो जब इसे इसके साथ रब किया तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूजली पैक्ड किए हुए रहता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब ये कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली फ्रीली नहीं है। तो जिसमें फ्रीली होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस फिगर में यहाँ पॉजिटिव दिखाया गया है, इसका मतलब कि रॉड को पॉजिटिव दिखाया गया है, इसका मतलब कि रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऊन में नेगेटिव आ गया। तो ये सेम चार्ज तो रिपल्सन शो होगा जैसा कि लिखा भी था, और ये भी सेम चार्ज तो इस ऊन में भी रिपल्सन शो होगा। बट ये रॉड और ऊन को जब नज़दीक लाएंगे, रब करने के बाद नज़दीक ला रहे हैं, टच नहीं करा रहे हैं, तब ये अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो शुरू में लोगों को नहीं मालूम था कि ये क्यों हो रहा है, बस इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते गए वो कि हाँ भाई, उनको तो मालूम भी नहीं था कि चार्ज भी होता है। तो इस तरीके से सेम चीज़ को दो तरह से रखें, ग्लास रॉड वोल और रब किए, इसको यहाँ पे लाएं तो रिपल्सन शो किया, इसको इसके साथ लाएं तो रिपल्सन शो किया, पर जब इसको इसके साथ लाएं तो अट्रैक्शन। तो इससे वो समझे कि दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के कोई एक चीज़ होगा, चार्ज नहीं, शायद उस समय पता ही नहीं था, तो वो समझते थे दो तरह के गुण होंगे। तो जब बॉडी को रब करते हैं तो वो गुण बट जाते हैं अलग अलग बॉडी में, हर बॉडी में। वो सोचते हैं कि हर बॉडी में दो तरह के गुण होंगे, और जब भी दो बॉडी को रब करते हैं तो वो दोनों गुण सेपरेटली बट जाते हैं, और जब गुण सेम होता है तो रिपल्सन शो करता है, जब गुण डिफरेंट होता है, ओपोजिट होता है, तो अट्रैक्शन शो करता है। इस तरह से वो लोग समझे। इसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर पता चला कि फिर ये वो बताएं कि दो तरह के होते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं और हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं आगे। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फॉर रिपेल्ड ईच अदर। इस बार अब प्लास्टिक रॉड्स लिया, तो चलिए हम प्लास्टिक रॉड लेते हैं, प्लास्टिक ले लिए और कैट्स फर ले लिए। कैट्स फर क्या होता है कि बिल्ली के स्किन पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो उन्हीं का एक छोटा सा एक रुमाल में उसी बाल को लगाया जाता है, तो वो एक कैट्स फर जैसा काम करता है। कैसे हम लोग का बाल एक रब करने पे, बाल में रब करने पे पेन चार्ज हो जाता है और बाल भी चार्ज हो जाते हैं अपोजिटली। जब किसी दो बॉडी को आप रब कर रहे हो तो वो दोनों बॉडी अपोजिटली चार्ज होता है, एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा पक्का निगेटिव होगा। तो प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर के साथ रब किया गया। तो यहाँ पे दो प्लास्टिक रॉड लिया गया, एक और प्लास्टिक रॉड यहाँ पे लेते हैं और एक कैट्स फर भी ले लेते हैं। तो जो काम इसके साथ हो रहा था ग्लास के साथ जैसे किए थे, वही जब सेम का इस काम इसके साथ भी किए तो यहाँ पे भी हमें वही सेम रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि ये रॉड में, इस प्लास्टिक रॉड में प्लस आया होगा, हो सकता है इसमें नेगेटिव और इसमें प्लस आया। ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को कितना फ्रीली छोड़े हुए हैं। जो छोड़ देता है वो उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखेगा नहीं तो बचेगा नेट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फॉर रिपेल्ड ईच अदर, फिगर 1.1b बट अट्रैक्टेड द फॉर। तो वही सिमिलरली जैसा प्लास्टिक उसके ग्लास के साथ किए थे वैसा ही जब यहाँ प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर के साथ किए तो वो प्लास्टिक रॉड जिससे रब किए थे वो प्लास्टिक रॉड दोनों रिपेल करता है एक दूसरे को, और बट वो प्लास्टिक रॉड कैट्स फर को अट्रैक्ट करता है जैसा ग्लास रॉड वूल को कर रहा था। फिगर 1.1b में ये दिखाया गया है कि दो प्लास्टिक रॉड को यहाँ पे सिल्क के साथ ही रब किया गया,
हालांकि इसे कैट्सफर के साथ करना चाहिए। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक रॉड अट्रैक्ट्स द ग्लास रॉड। लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर यहाँ पे देखें कि प्लास्टिक रॉड जो कैट्सफर के साथ रब किया था वो प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, ये प्लास्टिक रॉड इस ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि कैसे, मतलब शुरू में तो अभी तो हम लोग समझ रहे हैं साफ साफ कि इसमें पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट कर रहा था, इसमें पक्का नेगेटिव आया होगा, पर उस समय उन्हें कन्फ्यूजन बहुत हुई। तो इसी कन्फ्यूजन को समझते समझते वो इस मुकाम पे आए, इस चीज़ को समझा पाएँ कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, तभी ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था शुरू में, आज हमें बहुत सिंपल लग रहा है। तो उन लोगों को पता भी नहीं था ना कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि अच्छा ये दोनों भी रिपेल कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक अट्रैक्ट, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, और एक ग्लास रोड वूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। तो पक्का इन दोनों में कोई दो तरह के गुण होते होंगे। और बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस गुण को पॉजिटिव और निगेटिव बता दिए, उस दो गुण का नाम बता दिए, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये चीज़ वो देखें कि ऐसे ये बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट चला, उसके बाद ये रिजल्ट, ये सब चीज़ें आई है। इतनी इजीली 1-2 घंटे में नहीं हुआ ये काम। तो उन्होंने ये देखा कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तब वो पक्का समझ जाएंगे आगे, जैसे कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तब वो पक्का श्योर हो गए होंगे कि जब ये इससे अट्रैक्शन दिखा रहा है तो पक्का इसके साथ रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्शन है तो ये दोनों में दो अलग तरह के गुण होंगे, और गुण तो दो ही तरह के होंगे, तो इन दोनों में दो अलग तरह के गुण होंगे, और इन दोनों में भी दो अलग तरह के गुण हैं, तो पक्का इन दोनों में वो दो वाला गुण सेम ही होगा, क्योंकि ये इसके साथ भी अट्रैक्शन हो रहा है और इसके साथ भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये इसके साथ भी अट्रैक्शन हो रहा है और ये इसके साथ भी अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये दोनों में सेम गुण है, तभी तो इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये सब वो लोग बनाते थे और इस पर मेहनत किए बहुत ज़्यादा। एंड रिपेल दी, हाँ, एंड रिपेल दी सिल्क, जैसा कि हमने बताया कि सिल्क को रिपेल करेगा, तो देखिए सिल्क को ये रिपेल करेगा। विथ विच द उस सिल्क को रिपेल करेगा, विथ विच द ग्लास रोड इज रब, जिससे हम वह सिल्क, जिससे हम सिल्क या वूल कह लें, सिल्क या वूल कह लें, जिससे हम ग्लास को रब किए थे। द ग्लास रोड रिपेल्स द फर, और ये ग्लास रोड जो फर के साथ लाए वो रिपेल कर रहा है, करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए ये इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो और ये इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है, और ये इसके साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि ये अट्रैक्ट कर ले रहा है और ये इसे अट्रैक्ट कर ले रहा है। यहाँ देखिए ये जो है इससे अट्रैक्ट हो रहा है, वो तो हम शुरू में ही देखे थे, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब पक्का जो इसे अट्रैक्ट करेगा उसके पास तो जो चीज़ जो इसे अट्रैक्ट करेगा उसके पास सेम ही गुण होंगे, क्योंकि गुण तो दो ही प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार के ही क्यों होते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये तब वो बता पाएँ कि गुण दो ही प्रकार के होते हैं। तो ये इससे भी अट्रैक्ट हो जा रहा है, ये इससे भी अट्रैक्ट हो जा रहा है, मतलब इन दोनों के पास सेम गुण है तभी तो इसे अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब इसमें प्लस है। इस तरीके से वो समझे, वो गुण दो तरह से निकाले कि दो ही तरह के गुण होते हैं। आगे देखते हैं। द ग्लास रोड रिपेल्स द फर। हाँ, इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर is made to touch two small pit balls. Nowadays we can use polystyrene balls. तो पोलिस्ट्रीन बॉल्स भी ले सकते हैं, उसे पोलिस्ट्रीन को मोड़ कर बॉल बनाया जाता है, या पहले हम लोग एल्युमिनियम के फॉइल के साथ भी करते थे, उसे गोल बनाकर एक इस तरीके से बनाते थे।
तो यदि प्लास्टिक रॉड जैसे कि पिट बॉल यहाँ पे है, ये अभी तो इसमें माइनस माइनस दिखाया, पर अगर ना टच कराने से पहले इसमें कुछ नहीं था। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये प्लास्टिक रॉड, एक प्लास्टिक रॉड है विथ फर, प्लास्टिक रॉड जिसे हम फर के साथ रब किए थे, ये वाला, ये दोनों जिसे हम फर के साथ रब किए थे, अगर इसे हम इस पे टच कराएं इन दोनों को, तो अगर प्लास्टिक में क्या है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जो कि ये पिट बॉल क्या है सस्पेंडेड बाय अ सिल्क और नायलॉन थ्रेड, देन द बॉल्स रिपेल। अब देखो दोनों को सेम चीज़ से टच कराए हैं, सेम प्लास्टिक रॉड जिसमें नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों में नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब दोनों में नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों में रिपल्सन शो करेगा, एंड आर ऑल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड। और जब रॉड में क्या था नेगेटिव था और इसमें भी नेगेटिव आ गया, अब इसके नज़दीक ले जाएंगे रॉड को, तो अब ये रिपेल करेगा, पहले इसी से टच हुआ था, इस रॉड ही की वजह से इसमें चार्ज आया, अब रॉड ही से रिपेल होगा। A similar effect is found if the pit ball are touched with a glass rod rubbed with silk. A similar effect is found, इसी तरीके का एक और इफेक्ट सिमिलर इफेक्ट दिखता है यदि पिट बॉल को ग्लास के साथ टच कराएं, जो वह ग्लास जो सिल्क से रब किया हुआ हो। A dramatic observation is that a pit ball touched with a glass rod attracts another pit ball touched with plastic rod. एक ड्रामेटिक एक अलग तरह का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, वो यह है कि पिट बॉल टच्ड विथ ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अनदर पिट बॉल टच्ड विथ प्लास्टिक रॉड, जो कि यह फिगर 1.1F में देख सकते हैं। क्या था कि दो पिट बॉल था, एक को प्लास्टिक, इसीलिए इसमें नेगेटिव आया, प्लास्टिक रॉड से टच कराया गया, और एक को ग्लास रॉड से, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। These seemingly simple facts were established from years of effort and careful experiment and their analysis. ये जो इफेक्ट आप सिंपल इफेक्ट देख रहे हो, ये सालों का मेहनत है। It was concluded after many careful studies by different scientists. अलग अलग तरह के साइंटिस्ट कुछ ना कुछ काम करते गए और फिर कुछ अपना अपना ऑब्जर्वेशन सब लिखते गए, और उन्हीं सबके ऑब्जर्वेशन को मिलाकर ये हम आज जान पाए हैं, जो भी हम जानते हैं, और चीज़ को सिंपली अभी हम बता पाएँ, ये इन सब के पीछे ये सब चीज़ों के इन सब के पीछे इन सब का मेहनत है। We say that the bodies like glass or plastic rods, silk, fur and pit balls are electrified. हम लोग यहाँ कहते हैं कि ये जो बॉडी ग्लास था, प्लास्टिक रॉड या सिल्क, ये सभी के सभी इलेक्ट्रीफाइड हो गए, या कहें तो चार्ज्ड हो गए, मतलब रब करने से चार्ज हो जाते हैं या इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, ये चार्ज अपने में एक्वायर कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं जब रब करते हैं। द एक्सपेरिमेंट ऑन पिट बॉल सजेस्टेड दैट there are two kinds of electrification, and we find that like charge repel and unlike charge attract each other. Like charge repel. The experiment on pit balls suggested that there are two kinds of electrification, and we find that like charge repel and unlike charge attract each other. ये पिट बॉल पे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, तब इससे हमें पता चला कि लाइक चार्ज जो होते हैं, सेम तरह के चार्जेस रिपेल करते हैं, और अलग अलग तरह के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। The experiments also demonstrated that
द चार्जेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रोड्स टू द पिट बॉल्स ऑन कॉन्टैक्ट। ये एक जो एक्सपेरिमेंट था, ये हमें यह भी दिखाया कि चार्जेज गेट ट्रांसफर्ड। चार्जेस जो किसी बॉडी में है, जैसे प्लास्टिक रॉड में चार्ज था और वो पिट बॉल में आ गया, तो जो चार्जेज हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम रॉड टू पिट बॉल जब हम कांटेक्ट कराते हैं। मतलब हम कांटेक्ट कराकर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ सेड दैट द पिट बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। यह कहा जाता है कि इसे हम कह सकते हैं कि पिट बॉल्स इलेक्ट्रीफाइड हो गया। पहले तो न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर था, अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया जब हम कांटेक्ट कराएं। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेज। ये एक नया टर्म है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। क्या होता है? तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस का कौन सी पोलैरिटी है, कौन सा गुण है, ठीक है, प्लस है कि माइनस है। तो वह गुण जिससे हम यह बता पाते हैं कि ये दो तरह के चार्ज होते हैं, मतलब हम बता पाते हैं कि इन दो तरह के चार्ज में कौन है। ये जैसे कोई बॉडी है, उसमें हम बता पाएँ कि ये पॉजिटिव है या इसमें नेगेटिव है। तो जो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाते हैं जिस गुण के आधार पे, और वो गुण क्या है, देयर प्लस माइनस, तो उस गुण के आधार पे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी गुण को हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charges. And the silk acquire the second kind of charges. यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो रॉड में एक तरह के चार्जेज आते हैं और सिल्क में दूसरे तरह के चार्जेज आते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। ये हर वो दो ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही होता है। कोई भी दो पेयर में ऑब्जेक्ट ले लो और उसके साथ रब करो, वो दोनों के साथ यही, एक में पॉजिटिव, एक में एक तरह का चार्ज, दूसरे में दूसरे तरह का चार्ज। अगर एक में पॉजिटिव आए तो दूसरे में नेगेटिव आएगा और वो दोनों इलेक्ट्रीफाइड होंगे। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्क विथ विच इट वॉज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि हम इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड को सिल्क के कॉन्टैक्ट में लाएँ, वही सिल्क जिससे हम ग्लास को इलेक्ट्रीफाइड किए यानी कि चार्ज किए, कोई दूसरा सिल्क नहीं, तो उस ग्लास को जिससे हम सिल्क के साथ रब किए थे, उन दोनों को जब रब किए तो दोनों में चार्ज आ गया, और जब उन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो फिर दोबारा उसके बाद अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो जो चार्ज रब करने के बाद आया था, वो चार्ज टच कराने के बाद ख़त्म हो गया। They also do not attract or repel other light object as they did on being electrified. तो फिर टच कराने के बाद ये हल्के हल्के ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जैसे शुरू में कर रहा था, इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद, टच कराने के बाद नहीं करता है। तो इससे भी एक बहुत अच्छी फिनोमिना हमें देखने को मिलती है, एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। दस द चार्जेज एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लोस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि रब करने के बाद जो चार्जेज आए थे वो ख़त्म हो जाते हैं जब उस दोनों बॉडी को टच कराते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या निकाल सकते हो, क्या समझते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्जेज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तो ये हमें यह कहता है कि अनलाइक चार्ज, तो दोनों ग्लास और सिल्क में दोनों में अलग अलग चार्ज आए थे, जो अनलाइक चार्ज एक्वायर हुए थे जब टच कराने के बाद एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलिफाई कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। देयरफॉर द चार्जेस वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दोनों चार्जेस का नाम प्लस और माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव रखे। ऐसा इसलिए रखे क्योंकि देखिए, दो बॉडी था,
इसमें मान लीजिए बिलियंस बहुत सारे पॉजिटिव हैं और उतना ही निगेटिव है, और ये वूल है, इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव है और सेम उतना ही निगेटिव भी है, तो न्यूट्रल है दोनों। ये प्लास्टिक है या ये ग्लास है, इन दोनों को रब कराएं। रब कराने के बाद तो जब हम इसे रब करेंगे तो इसमें से, या कहें तो इसमें से, ग्लास में से कुछ निगेटिव चार्ज इसमें आ गए, मान लेते हैं 4 निगेटिव चार्ज इसमें आ गए। तो इसमें जो मान लेते हैं कि 50, शुरू में 50 पॉजिटिव और 50 निगेटिव रहे होंगे, तो उसमें से 4 निगेटिव इसमें चला गया, तो अब इसमें 50 पॉजिटिव और 4 निगेटिव चला गया, तो 50 में से 4 गया, 50 पॉजिटिव तो 50 पर निगेटिव कितने, तो 46 है ना, 46। तो 50 46 निगेटिव 46 पॉजिटिव को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, पर 4 पॉजिटिव को नहीं करेगा, इसलिए इसमें नेट 4 पॉजिटिव का चार्ज देखने को मिलेगा। अब इसमें 4 पॉजिटिव आ गया, 4 निगेटिव आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए, यानी कि दोनों चार्ज हो गए हैं, दोनों हल्के हल्के बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेगा। पर जब इन दोनों को हम टच करा देंगे, तब इन दोनों का जो निगेटिव पॉजिटिव जो था वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके पहले जैसा न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब टच करा के हटाने के बाद ये अब इसमें 4 प्लस और इसमें 4 निगेटिव नहीं दिखेंगे, बैलेंस दिखेंगे 0, क्योंकि इसमें से निगेटिव जो इलेक्ट्रीफाइड था वो न्यूट्रलाइज, कोई भी देखो कोई भी नेचर में बैलेंस रहना चाहता है, ठीक है। इसमें 4 निगेटिव एक्स्ट्रा थे, तो जब इसे मौका मिलेगा पॉजिटिव होने का तो ये होगा, और जब टच कराने वक्त ये इसे मौका मिला तो ये या इसे अट्रैक्ट करेगा, पर पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होता नहीं है, तो निगेटिव जाकर इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा और इसमें बॉडी में जो जहाँ से आया था वहाँ ये वापस चला जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स देखा। उन्होंने देखा कि पहली बात तो जब रब किए तो जितना इसमें वो चार्ज आया उतना ही इसमें आया, या इसे गुण समझें कि जितना गुण इसमें आया उतना इसमें गुण आया। तो जब दोनों को जब मिलाएं तो मिलाने के बाद 0 हो गया। तो ऐसा मैथ्स में देखने को मिलता है कि जब दो सेम नंबर, एक पॉजिटिव में हो और एक निगेटिव में हो, और जब दोनों को मिलाएंगे तो रिजल्ट 0 आ जाता है। तो यहाँ से वो समझे कि पक्का एक पॉजिटिव हो, एक को नाम देते हैं पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इस तरीके से वो रैंडमली नाम धर दिए पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा कुछ सोचे नहीं कि कौन पॉजिटिव होना चाहिए कौन निगेटिव। We know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is 0। सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम वैल्यू का अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव और दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। दिस माइट हैव बीन द फिलोसफी इन नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये फिलोसफी था उनका कि ये फिलॉसफी था उनका कि पॉजिटिव और निगेटिव नाम रखने के पीछे। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्सफर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म्ड निगेटिव। तो बाय कन्वेंशन मीन्स एक हमें समझने में इजी हो, सुविधा के लिए ग्लास या कैट्सफर पे जो चार्ज आता है उसे पॉजिटिव नाम दे दिया गया, और प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आता है या सिल्क पे जो चार्ज आता है उसे निगेटिव। इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने में पोजेज करता है, अपने में रखता है, तो उसे हम इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहते हैं। व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी न्यूट्रल। जब चार्ज नहीं होता है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। Unification of electricity and magnetism. In olden days, electricity and magnetism were treated as separate subjects. Electricity dealt with charges on glass rod, catsfur, batteries, lightning, etc., while magnetism described interaction of magnets, iron filings, compass, needles, etc. पहले के समय में, ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग सब्जेक्ट माना जाता था कि दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि ग्लास रॉड, कैट्सफर, बैटरी, लाइटनिंग, इन सब पे काम करता है, इन सब में रिलेटेड है।
वो इन सब की बात करता है। जबकि मैग्नेटिज्म मैग्नेट्स का इंट्रैक्शन, आयरन फिलिंग्स रखेंगे तो उसे अट्रैक्ट करेगा, ये सब चीज़ें कंपास नीडल से समझाता है कि वो ये अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है, दोनों अलग अलग चीज़ें समझ जाती थी। In 1820, Danish scientist Ørsted found that a compass needle is deflected by passing an electric current through a wire placed near the needle. हाँ, यही वो समय था जिससे तब से समझा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि 1820 में डैनिश कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके हाथ से गलती से कंपास छूटकर नीचे टेबल पे गिर गई और उस टेबल पे वायर थी जिसमें करंट थे, मतलब वायर में करंट था, मतलब चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहे थे। तो जब कंपास उस वायर के नज़दीक गिरा तो कंपास की नीडल तो हमेशा नॉर्थ साउथ में होता है, तो जब नज़दीक कंपास वायर के नज़दीक जैसे ही गया तो नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्शन कुछ शो किया, नॉर्थ साउथ में ना होकर कहीं और डायरेक्शन में दिखाया। तो यहीं से वो समझे कि देखिए कंपास में तो मैग्नेट होता है और मैग्नेट को ही रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है, बट ये अंदर के जो मैग्नेट है, कंपास के अंदर जो मैग्नेट है उसे वायर क्यों रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है? इसका मतलब इस वायर में भी मैग्नेट है, और जब इस वायर के स्विच ऑफ कर दिए, मतलब करंट ऑफ कर दिए, तब ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। इससे तो पक्का श्योर हो गया कि करंट में, मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्ज में कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है और वो मैग्नेट को फिर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इन दोनों का यूनिफिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझा गया कि दोनों एक ही होता है, कुछ सिचुएशन में दोनों एक ही होते हैं, मतलब जब ही होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेट की प्रॉपर्टी तभी दिखाएगी जब चार्ज फ्लो करेगी। आगे एम्पियर एंड फैराडे सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन by saying that electric charges in motion produce magnetic field and moving magnet generate electricity। आगे चल के एम्पियर और फैराडे इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किए और बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेट जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पे धरती से बहुत दूर चले जाएंगे तो धरती का अट्रैक्शन नहीं होता, तो इस चीज़ को ऐसे समझाता है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर बॉडी रहेगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही मैग्नेट का भी फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसके नज़दीक अगर कंपास रहेगा तो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। द यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड when the Scottish physicist Maxwell and the Dutch physicist Lorentz put forward a theory where they showed the interdependence of these two subjects। ये यूनिफिकेशन तो पहले प्रैक्टिकली एक बाय एक्सपेरिमेंटली बताया गया ऐसा चीज़ें, बट ये चीज़ कोई विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये चीज़ें दिखती नहीं है कि हाँ कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट तो कर रही है नीडल बट मे भी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, तो ये पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रही थी। पर ये आगे चलकर मैक्सवेल और लॉरेंज इन दोनों का थ्योरी आया और ये थ्योरी शो किया कि एक दूसरे पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर रेस्ट में हो या मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें होते ही हैं, जैसे कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जब मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इस फील्ड को, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हो और मैग्नेटिक फील्ड हो तो उससे जो फील्ड दोनों साथ में होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Most of the phenomena occurring around us can be described under electromagnetism। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, फिनोमिना हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से समझाया जा सकता है। Virtually every force that we can think of, like friction, chemical force between atoms holding the matter together, and even the force describing process occurring in cells of living organism, have its origin इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत सारे ऐसे फोर्स जो हम, जैसे कि फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स देखने को मिलता है
जब कोई दो बॉडी को हम मूव कराते हैं किसी दूसरी बॉडी पे तो एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो वो फ्रिक्शन या केमिकल फोर्स जो एटम्स के बीच में होते हैं और एक दूसरे को बांधे हुए रखते हैं मैटर में, वो या सेल्स में जो फोर्स होते हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो भी फोर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हम उस लेवल तक भी हम समझा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से उस चीज़ को भी हम समझा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये एक समझिए फंडामेंटल फोर्सेस नेचर का है, एक बेसिक फोर्स है, एक फंडामेंटल है, इसी से सभी फोर्सेस बनते हैं। मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 equation that plays the same role in classical electromagnetism as Newton's equations of motion and gravitational law play in mechanics। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल का जो जितने भी जो लॉ थे, 4 इक्वेशन थे, वो जो रखे थे 4 इक्वेशन, वो वैसा ही रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में निभाता है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जैसा न्यूटन्स का वो जो इक्वेशन था, तीनों इक्वेशन था और ग्रेविटेशनल लॉ था, वो मैकेनिक्स में जैसा उनका नियम काम करता है, वैसे यहाँ पे मैक्सवेल का भी ये जो नियम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम करता है। मतलब एक बहुत बड़ा समझिए कि एक बहुत बड़ा थ्योरी दिया गया। He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed can be found by making purely electric and magnetic measurements। वो ये उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया, ये मतलब सिद्ध किया, प्रूफ किया, बताएं कि लाइट के बारे में भी उन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है बाय नेचर। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड उसका स्पीड पता किया जा सकता है बाय मेकिंग प्योरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट की मदद से हम लाइट के स्पीड भी निकाल सकते हैं। He claimed that the science of optics is intimately related to that of electricity and magnetism। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऑप्टिक्स जो हम लोग ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट वगैरह पढ़ते हैं, लाइट कैसे इमेज बनाती है, वो सब चीज़ें जो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, तो वही बोल रहा है कि साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंटीमेटली रिलेटेड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो ये समझिए कि एक फाउंडेशन है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ द practical appliances used in daily life are based on the principle of these sciences. Although charged particles in motion exert both electric and magnetic force in the frame of reference where all the charges at rest, the forces are purely electrical। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों देता है, मगर एक ऐसे फ्रेम में जहाँ पे जिस फ्रेम से अगर चार्ज पार्टिकल को देखें तो मोशन में ना रेस्ट में हो, ऐसा हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में देख चुके हैं, तो रेस्ट में हो, तो उस फ्रेम के अनुसार उस फ्रेम से देखने पर उस चार्ज पार्टिकल का क्योंकि वो मोशन में नहीं है तो उस फ्रेम के अनुसार उस चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहेगा। You know that gravitational force is a long range force। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता ही है, लॉन्ग रेंज, बहुत दूर तक अगर तो बॉडी हो तब भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इट्स इफेक्ट इज फेल्ड इवन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज because the force decreases inversely as the square of the distance between the interacting body। इसका इफ़ेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफ़ेक्ट है
बहुत दूर होने के बाद भी महसूस होता है। दो बॉडी अगर इंटरेक्टिव पार्टिकल्स तो बहुत दूर हैं तब भी महसूस होता है, क्योंकि इसके जो फोर्स है 1/r², जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gmm/1/r²। तो इसका फोर्स जो है डिक्रीज करता है बाय r², स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। r is the distance between the two interacting particles, then their forces decreases inversely as one square of the distance. We will learn in this chapter that electric force, तो ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी ऐसा ही होता है और मैग्नेटिक में भी ऐसा ही होता है। We will learn in this chapter that electric force is also a pervasive and is in fact stronger than gravitational force by several orders of magnitude. तो हम लोग यहाँ सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी हर जगह होता है, क्योंकि हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। और इसका एक प्रूफ ये है कि जब आप पेन को रब करते हो एयर के साथ और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लाते हो तो पार्टिकल्स को ऊपर उठा लेता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूत होता है तो उस पार्टिकल को ऊपर उठने नहीं देता। तो एक अच्छा खासा प्रूफ है कि ये बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स।